माय नेम इज मेघा बनानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड, जिसका हम लेक्चर नंबर करेंगे 2। लेकिन चैप्टर कौन सा है जी? चैप्टर है 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये लाइन किसके लिए बोली गई है? ये पंक्ति जो बोली गई है वो बोली गई है हमारे फादर बुल्के जी के लिए, जो कि एक क्या है, ये एक संस्मरण है जिसमें उनकी स्मृतियों के बारे में बताया गया है कि जब भी उन्हें देखा जाता था, जब भी उन्हें देखते थे, कौन? हमारे लेखक जो कि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जब भी उन्हें देखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे मानवीय करुणा, यानी उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ करुणा है, और उनके देखने भर से ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर से वो चमक जो है वो दिख रही है कि जब उनको देखते थे तो बस काम हो जाते थे। ऐसा लगता था ममता है उनके अंदर, प्रेम दिखता है। तो वैसी स्थिति जो थी उनको फील होती थी जब भी वो कैसे किनको देखते थे? फादर बुल्के को देखते थे। तो चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है, तो जहां हमने एंड किया था उसके आगे से हम चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इसमें हमने क्या पढ़ा था पहले और अब क्या पढ़ेंगे। तो एंड हमने किया था जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी और कश्मीरी गेट, दिल्ली कश्मीरी गेट पर उनके जो ताबूत है उनको लाया गया था, जो कि एक नीली गाड़ी में था। अब आगे देखते हैं क्या है। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। कुछ पादरी थे, रघुवंश जी थे, और रघुवंश जी के जो बेटे हैं वो थे, और कुछ उनके रिश्तेदार थे, और साथ ही साथ कौन थे? राजेश्वर सिंह जो थे वो उनके ताबूत को उतार रहे थे। ठीक है। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह से खोले लेटी है। क्या देख रहा था कि जब उनको लेके जा रहे थे, उनके ताबूत को ले जा रहे थे, तो कौन कौन ले जा रहे थे? क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ पादरी थे, रघुवंश जी का बेटा था, उनके कुछ परिजन थे, और राजेश्वर सिंह जी जो थे वो लेके जा रहे थे, जो कि एक संकरी गली, जो एक पतली सी गली थी, वहां से लेके गए। और एक पेड़ था, उदास पेड़, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा घनी घनी चीजें नहीं थी, मतलब पेड़ तो था, घनी छां थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी क्या है, उदास सा है, शांत सा है, क्योंकि पूरा माहौल कैसा था? बिल्कुल शांत था। कब्रगाह के सड़क वहां से लेके जा रहे थे और उसके आखिरी छोर, मतलब आखिरी एंड तक ले गए, और वहां पर ऐसा लग रहा था जैसे धरती की गोद, यानी कि धरती जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे गोदी में उनको कैसे ले रही है, उनका मुंह जैसे खोले हुए है। और क्योंकि वो कैसा होता है, जब हम उसको, जब ताबूत को डालते हैं, जब किसी को दफनाया जाता है, जब, तो उसमें कैसे होता है कि धरती को, जो भी जमीन होती है उसको खोदा जाता है और बिल्कुल ताबूत के साइज का उसको बनाया जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि धरती जो है अपनी गोद में मुंह खोले बैठी है, और उसके अंदर वो किनको ले रही हैं? फादर बुल्के जो है उनकी ताबूत को लगाया जा रहा है। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज स्नातक अजित कुमार और धूप के व्रत थे। क्या क्या था? चारों तरफ जो है वो जो पेड़ था उसकी घनी छां थी, लेकिन वो पेड़ कैसा था? उदास था, यानी कि चारों तरफ उदासी छाई हुई थी। चारों ओर क्या थी? कब्रें थी, क्योंकि कब्रगाह में क्या था? कब्रें ही कब्रें थी, चारों तरफ कब्रें थी। तेज स्नातक और अजीत कुमार, और धूप जो थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब कड़ाके की धूप भी लग रही थी। जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरी गण, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी जो हैं अकेले उस संकरी सड़क में ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। और यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके उस टाइम पर जो अंतिम समय था उसमें कौन कौन थे। तो उनमें से कुछ नाम हैं, जो कि डॉक्टर सत्य प्रकाश थे, डॉक्टर रघुवंश थे, और पादरीगण थे, कुछ उनके मसीह समुदाय के जो लोग थे तो वो थे, डॉक्टर निर्मला जैन थी, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र, ये सभी लोग जो थे वहां पर थे। और उस समय पर ऐसा लग रहा था जो संकरी सी, जो पतली सी सड़क थी, उसमें वो ठंडी उदासी में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पहले से खड़े हैं, और सभी के सभी क्या थे? बिल्कुल उदास और शांत खड़े रहे थे, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये शांति जो है काफी पहले से इस तरह से ही कायम है। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ, ये सभी लोग क्या थे? कब्र के चारों तरफ इस तरह से खड़े थे। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, पहले कब्र में जो है उनकी देह को लिटाया गया। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीही विधि यानी कि जैसे क्रिश्चियंस लोगों में जिस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है उस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की।
फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, क्या कहा, आगे पढ़ते हैं। किसने? रांची के जो फादर पास्कल थे उन्होंने हिंदी में जो है उनकी विधि को पढ़ना शुरू किया, जो उनकी प्रार्थना थी, जो जैसे हमारे हिंदू में किसी अलग तरीके से करते हैं ऐसे ही मसीही में तो हिंदी में उन्होंने जो भी उनकी विधि थी उनको उन्होंने किया। उसके बाद सेंट जेवियर्स जो थे वहाँ के कौन थे? रेक्टर फादर पास्कल जो है उनके जीवन और कर्म के बारे में उनके बारे में बता रहे थे कि उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, उनके कर्म के संबंध में कुछ श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। और उसे कहते हुए उन्होंने क्या कहा? फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि फादर बुल्के क्या है, इस धरती में समा रहे हैं और हम चाहते हैं जैसे इस धरती से बहुत सारे रत्न हमको मिलते हैं ऐसे ही और भी रत्न जो हैं वो हमें मिले, जैसे कौन थे? फादर बुल्के थे। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उनके जीवन के संबंध में बहुत सारी चीजें जो हैं उनके लिए कही। फिर देह कब्र में उतार दी गई। फिर उसके बाद क्या किया गया? देह जो थी उसको कब्र में उतार दिया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। क्या कह रहे हैं कि नहीं सोचा था लेखक ने कि कभी की सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कभी नहीं सोचा था कि फादर बुल्के की मृत्यु पर कोई रोएगा, या उन्होंने कभी सोचा होगा कि मेरी मृत्यु होने पर कोई रोएगा। लेकिन उस समय पर जितने भी लोग थे उन सभी की आंखें नम थी और सभी रो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। और इतने ज्यादा लोगों के अंदर दुख था और ऐसा लग रहा था कि वो जो नम आंखें हैं और उनसे आंखों से जो निकलने वाले आंसू हैं वो इस तरह से लग रहे हैं जैसे कि स्याही फैला रहे हैं। इस तरह हमारे बीच से वे चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ के पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा हमारे बीच में सबसे ज्यादा जो छायादार जैसे एक फल फूल वाला पेड़ होता है वैसे ही वो थे, क्योंकि वो इस तरह से थे कि जब भी हमारे सामने आते थे हमको उनके प्रेजेंस से ही सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो बताते भी थे कि उनको देखने भर से मेरी सारे दुख दर्द जो हैं मुझे बिल्कुल ऐसे लगते थे कि दूर हो गए हैं। उनके बोलने भर से मुझे सांत्वना वाले शब्द मिलते, सांत्वना मिल जाती थी। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा भरे पूरे थे, सबसे ज़्यादा उनके पास ये सारी चीज़ें थी। लेकिन आज जो है वो ये मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है उसको लहराते हुए वो यहाँ से आज हमसे विदा ले चुके हैं और उनकी स्मृति जो है वो हमारे मन में हमेशा हमारे नज़दीक रहेगी, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह। किस तरह कि जैसे एक यज्ञ में हम पवित्र आग की जो आंच आती है वो कैसी होती है? बिल्कुल पवित्र होती है। वैसे ही उनकी याद जो है हमारे अंदर कैसी रहेगी? एक ज्योति की तरह रहेगी जो हमेशा हमारे अंदर जलती रहेगी, चाहे जीवन में हम कहीं भी पड़ जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर ही हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया और अब हम करने वाले हैं इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या है? फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो इस तरह से मोस्टली अगर एग्जाम में अगर आप बात करेंगे तो आपको किसी भी लाइन जो कि बहुत अलग तरीके से कही गई आपके चैप्टर में जिसपे आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ध्यान रखना राजस्थान बोर्ड के लिए स्पेशली कि आपको ऐसे जो लाइनें दे रखी हैं बुक्स में, जैसे हमने स्याही फैलाने वाला जो लाइन देखा था उससे रिलेटेड इस टाइप की चीजें जो हैं वो आपको एज अ क्वेश्चन मिल सकती है। तो जरूरी नहीं है बैक एक्सरसाइज से बैक क्वेश्चन से आपको मिले, आपको चैप्टर में से कोई भी लाइन जो है वो आपको मिल सकती है। इसलिए मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप उस लाइन के थ्रू अपने एक्सप्लेनेशन को लिख पाओ। क्लियर? बढ़ते हैं। तो फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों है? क्योंकि देवदार क्या है? एक बहुत ही लंबा वृक्ष होता है जिसकी छाया है। और ऐसे ही वो इसके लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो भी हमारे परिवार के लिए कैसे थे? उनके परिवार के लिए एक बड़े भाई की तरह थे। तो ऐसा लगता था कि उनकी छत्र छाया में सब लोग कैसे रहते हैं? सुरक्षित हैं। यही चीज उन्होंने कही थी। फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते हैं।
दुखी मन को सांत्वना देते, जिससे मन को उसी तरह की शांति मिलती थी। वो जो भी कोई दुखी होता था उनको सांत्वना देते थे, उनके बोलने भर से हमको सांत्वना मिल जाती थी और सुकून मिलता। जैसे थके हारे यात्री को क्या मिल रही है, देवदार की शीतल छाया मिल जाती है। इसी तरीके से हम लोगों को भी उनकी उपस्थिति कैसी लगती थी, एक देवदार वृक्ष की तरह लगती थी कि उनकी छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं। तो ये चीजें उन्होंने इस लाइन से कही थी कि जैसे उनके मन को शांति मिल जाती थी उनके रहने भर से, उनके बोलने से, वैसे ही वो क्या है, एक देवदार वृक्ष की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? अभिन्न अंग क्यों है? तो देखो भाई, फादर बुल्के जो है भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे, क्योंकि वो थे कहाँ से रहने वाले, बेल्जियम के थे, लेकिन वो यहाँ भारत में रह रहे थे और भारत में वो हिंदी के लिए बोलते थे कि हिंदी जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, हिंदी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रयत्न भी करते थे। उन्हें बहुत सारी भाषाएं, जो हिंदी की भाषा जो है वो सीखी थी, काफ़ी चीज़ों के अनुवाद किए थे, बाइबल का उन्होंने हिंदी में अनुवाद करवाया था। तो ये सब चीज़ें जो है वो उनसे हमको पता चलता है वो भारतीय संस्कृति के लिए क्या है, एक अभिन्न अंग है। आंसर देख लेते हैं। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर परिवार आदि को पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया था, भुला दिया था। 47 ईयर्स तक वो क्या थे, भारत में रहने के बाद फादर केवल कितने दिन के लिए गए थे, तीन बार, यानी कि दिन नहीं, कितनी बार गए थे, 3 बार ही वो अपने घर परिवार से मिलने गए थे बेल्जियम में। उसके बाद वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे और वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में ही रच बस गए थे। और आप इसमें अपनी कुछ लाइनें और भी ऐड कर सकते हो कि वो भारत में रहकर उन्होंने हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया, वो हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा अपना योगदान देते थे। फिर चाहे तो आप इसमें 1-2 उनकी रचनाओं के बारे में भी लिख सकते हो कि क्या क्या उन्होंने रचनाएं की थी। तो ये आप इसके आंसर को लिखेंगे। आगे देखिए, पहले तो उन्होंने यहाँ रह करके पढ़ाई की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को भी तैयार किया। ठीक है, ये मैंने भी लिख दिए हैं। इस तरह वे भारतीय संस्कृति के में होकर रह गए थे। और इसमें आप उनकी 1-2 चीजें और भी लिख सकते हो, वो हिंदी भाषा वाला जो है ना, वो भी आप लिख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है, कि उनको हिंदी से प्यार है। तो जो अभी हमने रिसेंटली बात की थी हिंदी वाली, वो लिख देना। ठीक है, और क्या क्या चीजें थी कि फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित है। पहली चीज, उन्होंने फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया था। पहले उन्होंने कोलकाता से बीए किया, फिर उन्होंने इलाहाबाद में क्या किया, एमए किया। इससे उन पता चलता है कि वो हिंदी के लिए थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किए थे। उन्होंने प्रमाण के साथ यानी फैक्ट्स के साथ हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी जो शब्दकोश, जो डिक्शनरी बोला जाता है जिसको, उसको भी उन्होंने निकाला। मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक जो कौन सा था, ब्लू बर्ड है ना, उसको उन्होंने हिंदी में नील पंछी जो है उसके नाम से उसका रूपांतरण कराया था। तो ये भी उन्होंने अपना एक हिंदी में योगदान दिया था। ठीक है, और क्या क्या किया था उन्होंने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर भी उन्होंने शोध प्रबंध किया। मतलब उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें खोजी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड उन्होंने काफ़ी हेल्प की। नेक्स्ट, परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य बने। ये परिमल जो है वो क्या है, एक संस्था है, हिंदी की साहित्यिक संस्था है जिसके वो सदस्य थे। क्लियर। नेक्स्ट है, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाना चाहते थे और उसके लिए वो हमेशा क्या थे, प्रयत्नशील थे। और उनको लगता था कि जो हिंदी के, जो भारत के लोग हैं, वो अगर हिंदी को ही वो सम्मान नहीं देते थे तो उनको कहीं ना कहीं क्या लगता था, बुरा लगता था। ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब किन्होंने किसके लिए किया था, हिंदी के लिए किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आपके अंदर क्या छवि उभरती है कि फादर बुल्के जो थे बहुत ही मतलब बाहर विदेशी थे, फिर भी उनको भारत से इतना लगाव था, वो भारत की संस्कृति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। भारत में रहकर ही उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, उन्होंने देश के लिए काफ़ी चीज़ें की। उनके बोलने भर से सांत्वना मिल जाती थी। उनकी जो चमक थी वो कैसी थी, एक करुणा वाली थी। उनके अंदर बहुत सारा प्रेम और वात्सल्य था। लेखक के परिवार, जब भी वो मिलते थे लेखक से, तो लेखक से कैसे मिलते थे, बहुत ही अपनेपन के साथ मिलते थे। हमेशा उनके परिवार वालों के बारे में पूछते थे। तो जो भी आपको उनके बारे में जो चीज़ आपको समझ में आती है वो सारी आप इसमें लिख सकते हैं।
क्या क्या है। फादर बुल्के जो है, कामिल बुल्के, एग्जैक्टली पूरा नाम जो है फादर कामिल बुल्के है, हम फादर बुल्के ही शॉर्ट में बोलते हैं। तो फादर कामिल बुल्के की छवि जो है संकल्प से तो कैसी थी भाई, हाँ एक सन्यासी वाली भी थी कि वो संकल्प से तो सन्यासी थे, लेकिन एक्चुअल में वो अपने व्यवहार से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो जब भी मिलते थे तो बहुत अच्छे से और प्रेम के साथ मिलते थे। अगर एक बार किसी से मिल लेते थे तो मतलब अगर जब भी कभी मिलना होता था तो चाहे समय कम हो, भले ही थोड़े समय के लिए मिले, लेकिन वो मिलते जरूर थे। तो संकल्प से सन्यासी थे जैसे व्यक्ति की उभरती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफेद चोगे में ढका रहता था। यहाँ पर आप उनके ड्रेसअप का भी जो है, ड्रेसिंग का भी जो है आप व्याख्या कर सकते हो कि उनका सफेद चोगे में ढका रहता था। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफेद भूरी दाढ़ी थी, उनकी आंखें कैसी थी, नीली थी। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह आते थे। भाई जब भी कभी घर में कोई फंक्शन होता था तो वो बिल्कुल बड़े भाई की तरह, या कोई पुरोहित होता है जो महाराज टाइप का, उस तरह से आते थे और उपस्थित होकर क्या करते थे, आशीर्वाद देते थे, आशीर्वाद वाले वचन बोलते थे, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। फिर उनको देख करके हमको अच्छा लगता था। उस समय उनकी छवि जो थी कैसी थी, देवदार के विशाल वृक्ष जैसी होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसपे पूरा चैप्टर आपका बना हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसीलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी थी। कैसे व्यक्ति थे वो, ऐसे व्यक्ति थे जिनके दिल में हमेशा दूसरों के लिए प्यार ही होता था। कभी वो ऐसे ईर्ष्या नहीं करते थे, गुस्सा नहीं करते थे, हमेशा प्यार होता था, हमेशा अपनत्व, अपना वाला भाव होता था, और ममता जो थी वो भरी हुई थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोसों दूर थे। वो ना ही कोई लालच करते थे, ना कभी क्रोध करते थे, ना ही कटुभाषी यानी कि कड़वे वचन बोलते थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। जो भी उनके परिचित थे सभी के लिए वो स्नेह और ममता, प्यार रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे। ऐसा नहीं कि खुशी में ही जाते थे कि किसी का समारोह हो रहा है, कुछ शादी वादी हो रही है, कुछ अच्छी चीज हो रही है तो ही जाके आशीर्वाद देना है, वचन बोलने हैं, नहीं, वो दुख में भी जो है सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे जो शब्द हैं उनसे दूसरों के क्या कर लेते थे, दुख को हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर के सांत्वना भरे जो शब्द हैं वो याद आते हैं और उनसे उन्हें क्या मिलती है, शांति मिलती है। वे अपने प्रेम और वात्सल्यता के लिए जाने जाते थे, यानी अपने प्रेम और अपनी जो ममता है उसके लिए वो जाने जाते थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे भाई, देखो सन्यासी क्या होते हैं, सन्यासी ऐसे होते हैं जिनको किसी भी क्या बोलते हैं, सांसारिक जीवन से इतना कोई मतलब नहीं होता है। कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फादर बुल्के जो थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, थोड़े से अलग थे, क्योंकि वो लोगों से संबंध अगर एक बार बना लेते थे तो फिर उसे तोड़ते नहीं थे, उसको सालों साल निभाते थे। और जब भी कभी वो मिलने जाते थे, दिल्ली जाते थे, तो चाहे थोड़े समय के लिए ही मिले, चाहे कुछ पल के लिए मिले, लेकिन वो मिलते जरूर थे। वो कैसे भी करके समय निकाल लेते थे और मिलते थे। तो इन सब चीज़ों से दिखता है कि वो क्या थे, एक अलग तरीके की सन्यासी थे, जिसमें उन्होंने सन्यासी वाली चीज़ें तो सारी थी, लेकिन वो जिनके साथ रिश्ता बनाते थे उनको निभाते भी थे। ठीक है, परंपरागत रूप से सन्यासी क्या होता है भाई, एक अलग छवि होती है, उनका पहनावा एक विशेष टाइप का होता है। वे सांसारिकता से बहुत दूर रह करके एकांत में जीवन व्यतीत करते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका वेशभूषा बहुत अलग टाइप का होता है, अलग से जाके रहते हैं, एकांत पसंद करते हैं, रिश्ते नातों में नहीं बंधे होते हैं, कोई बंधन नहीं होता है, इस टाइप के होते हैं वैसे, है ना। लेकिन उन्हें मानवीय संबंधों और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी है। वे लोगों के सुख दुख से तटस्थ रहते हैं, मतलब दूर ही रहते हैं, किनारे पे रहते हैं। ठीक है, और ईश वंदना में समय बिताते हैं और हमेशा क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति करते हैं। उनका एक ही काम होता है, प्रभु की भक्ति करना। फादर बुल्के जो थे वो परंपरागत सन्यासियों से थोड़े से भिन्न थे। कैसे, वे मन के नहीं संकल्प के सन्यासी थे।
उन्होंने मन से तो कैसे, वो मन के नहीं थे, संकल्प के, मतलब उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूंगा, लेकिन अंदर से उनका मन वैसा नहीं था। वो दूसरों के दुख में दुखी हो जाते थे, उनके दुख में दुखी होकर उनके दुख में शामिल होते थे, उनको सांत्वना देते थे, इस तरह से थे। तो ये चीज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ना। वे एक बार संबंध बना करके तोड़ना नहीं जानते थे, अगर एक बार संबंध बना लिया तो फिर नहीं तोड़ते थे। वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे, अपनेपन से मिलते थे, दिल से मिलते थे। वे अपने परिचितों के दुख सुख में शामिल होते थे, जो भी उनके रिश्तेदार होते थे उनके सुख दुख में शामिल होते थे, हमेशा उनके साथ खड़े रहते थे। और देवदारू वृक्ष की तरह शीतलता से भर देते थे, कि जैसे देवदार जो वृक्ष होता है उसकी शीतलता, उसकी ठंडी, जो उसका ठंडापन है, वैसे ही वो जिस किसी के साथ रहते थे उनको उसकी शीतलता की तरह बिल्कुल भर देते थे। यानी किसी के जीवन में अगर वो आ जाते थे या कुछ बात कर लेते थे तो उनके सांत्वना वाले शब्दों से ही हमें क्या मिलता था, ऐसे लगता था जैसे कि हम बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, यानी कि बिल्कुल काम हो गए हैं, इस तरह के वो थे। इस तरह उन्होंने परंपरागत सन्यासी से हटकर एक अलग तरह की छवि जो है प्रस्तुत की है। ठीक है, तो पहले आप परंपरागत वाली छवि बताना, फिर आप किसकी बताएंगे, फिर आप फादर बुल्के की एग्जैक्टली कैसी छवि है वो बताएंगे, और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। इस प्रकार जो परंपरागत जो सन्यासी होते हैं उनसे हटकर थे कौन, हमारे फादर बुल्के। नेक्स्ट आपको इस तरह से एक आशय स्पष्ट करने को भी क्वेश्चन मिल सकता है, जिसमें आपको कोई भी चैप्टर की एक लाइन दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका आशय बताइए। और इसी के साथ दो लाइनें हैं, कौन कौन सी, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, और दूसरा है फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अब इस लाइन को अगर आपको एग्जाम में अगर लिखना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए आपको सबसे पहले आप इसका अगर प्रसंग लिख देंगे तो वेल एंड गुड होगा, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि अच्छा भाई ये तो उस लाइन से लिया, उस वाले चैप्टर से लिया गया है और बच्चे को ये पता है। तो वहां से इंप्रेशन पड़ता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके मार्क्स में 4 चांद लगा देने वाली चीजें होती हैं, तो वो यही चीज है जिसमें आपको बिना बोले ये चीजें करनी है। क्या करना है कि भाई आशय स्पष्ट कीजिए, ये दे रखा है। और कभी भी जब भी आप किसी आंसर को लिखते हो तो हमेशा ये सोच के लिखा करो कि मान लो मैं ही चेक करने वाला हूं, मैं इस आंसर को चेक करूंगा। तो आप अगर इस आंसर को चेक करोगे तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ये ना एग्जाम में ये वाली फर्स्ट लाइन आ जाए और कहा जाए कि आशय स्पष्ट कीजिए, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि भाई ये लाइन कहाँ से आई है, कौन से चैप्टर से, ताकि हमारा फ्लो बनेगा। उसके लिए हर चैप्टर की अपनी एक कहानी है और उसी के अनुसार हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आपको भी ये चीज़ करनी है, आपको सबसे पहले सब प्रसंग लिख देना है, चाहे वह किसी भी बोर्ड के लिए, चाहे बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कहीं भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप प्रसंग डाल देना। ये मत सोचना कि मेरे बोर्ड में ऐसे करना है या उसके बोर्ड में करना है। जिस भी बोर्ड की बात करें, आप अपने आप को सिर्फ ये समझो कि मैं कॉपी चेक करने वाला हूँ और मुझे अगर कॉपी चेक करनी है तो मुझे पता होना चाहिए लाइन कौन से चैप्टर से आई है। तो आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से लिया गया है, जो कि हमारा कौन सा है, जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ पर श्री कृष्ण क्या बोल रहे हो, यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा है, उन्होंने फादर बुल्के के बारे में कहा है। तो उसके बाद आप ये वाला एक्सप्लेनेशन जो है वो लिखेंगे। तो सबके लिए प्रसंग आपको जरूर लिखना है अगर आपको इस तरह की एक पंक्ति मिलती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब इसको आशय को लिखोगे कैसे, कि आशय ये है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार आए थे, हिंदी प्रेमी थे, ईसाई धर्मानुयायी थे और अनेक लोग इतनी संख्या में उपस्थित थे कि उनका जो शोक संवेदना था वो प्रकट हो रहा था और उनकी गणना करना बिल्कुल कठिन था। जो भी वहां पर लोग आए थे वो सभी के सभी शोक में थे और इतनी ज्यादा संख्या में लोग थे और उनका जो शोक था उनके बारे में लिखना ऐसे लग रहा था जैसे मान लो शाही बर्बाद कर रहे हैं, हम उसकी स्याही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि संख्या जो थी वो अनगिनत थी। उनकी शोक सभा में जितने लोग आए थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और उन सभी का शोक जो है उसको हम बयां नहीं कर सकते, उसको हम लिख कर नहीं बता सकते हैं, यही चीज़ बताई गई थी। दूसरा क्या था, पंक्ति एक बार देख लेते हैं। पंक्ति क्या थी, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ये हम डिस्कस कर चुके थे, इसको पहले वही प्रसंग आप लिख देना जैसे हम लिखते हैं। आशय ये है कि फादर को याद करते ही उनका करुणामय, शांत
और गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे उदास मन को कैसे विचित्र सी एक उदासी और शांति जो है वो दे जाती है, उससे हमको भर देती है और ऐसा लगता है कि हम क्या है, एक उदास सा संगीत सुन रहे हैं। यानी जब हम उनको याद करते हैं तो उनकी याद आने भर से ही हमें ऐसा लगता है कि हम अंदर से उदास हो गए हैं और उनकी याद हमारे लिए कैसी बन जाती है, एक उदास संगीत जैसी बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? क्यों बनाया भाई? क्योंकि उनको भारत के ऋषि मुनि और भारत की जो संस्कृति है उन्होंने प्रभावित किया होगा, भारत के जो बाकी के वेद पुराण हैं उन्होंने प्रभावित किया होगा, तभी वो आए होंगे। तो भारत की गणना प्राचीन काल से ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र है। भारत को अध्यात्म का केंद्र कहा जाता है, ज्ञान का भंडार कहा जाता है। यह ऋषि मुनियों की पावन भूमि है जहाँ गंगा यमुना जैसी मोक्षदायिनी नदियां हैं। इसी भूमि पर राम कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, महावीर स्वामी, गुरु नानक, रैदास, तुलसीदास आदि महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने कार्य व्यवहार से दुनिया को शांति का संदेश दिया। फादर बुल्के इन महापुरुषों से प्रभावित हुए होंगे और भारत आने का मन बनाया हुआ। ये हम क्या बता रहे हैं, ये चैप्टर में नहीं बताया, ये हम अपने मन से बता रहे हैं कि भारत में ये सारी चीजें हैं, इस वजह से हो सकता है फादर बुल्के को ये सारी चीजें प्रभावित की होंगी और इसी वजह से वो भारत आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप संस्कृति वाली बात भी डाल सकते हो। नेक्स्ट, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के ने अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं और आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? तो आप बताना, आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के का अपनी मातृभूमि के प्रति असीम लगाव प्रकट होता है। उन्होंने अपनी जब उनसे पूछा गया था ना, जब उनसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पूछा था कि आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी जन्मभूमि बहुत सुंदर लगती है और मेरी जन्मभूमि से मुझे बहुत प्यार है, और वो क्या है, रेम्स चैपल। इसी लगाव और मातृभूमि से प्रेम के कारण उन्होंने मातृभूमि क्या लगती है, सुंदर लगती है, क्योंकि उनको लगाव है, तो उन्हें इस वजह से अपनी जन्मभूमि जो है वो अच्छी लगती है। मैं भी अपनी मातृभूमि के बारे में फादर बुल्के जैसी ही सुंदर भावनाएं रखता हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि आप अपनी अभिव्यक्ति इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसके बारे में कहा है कि जो मैं भी, मतलब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं कि मुझे भी फादर बुल्के की तरह अपनी जो मातृभूमि है वो बहुत सुंदर लगती है। मेरी जन्मभूमि कैसी है, स्वर्ग के समान सुंदर है और समस्त सुखों का क्या है, इसमें भंडार है। इस तरह से उन्होंने अपनी जन्मभूमि के बारे में कहा। और क्या कहा, यह हमारा पोषण करती है, हमें स्वस्थ और बलवान बनाती है, हमारी माँ के समान है। एक और यहाँ पे 6 ऋतुएं जो हैं जिसकी जलवायु को उत्तम बनाती हैं, तो दूसरी ओर अमृत तुल्य जल से भरी कौन, गंगा और यमुना प्राणियों की प्यास बुझाती है। ये सब मन से आपको लिखना है ना। मैं अपनी मातृभूमि पर गर्व करता हूँ और इसकी रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व अर्पित करने को तत्पर रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने खुद से कुछ और आंसर बना सकते हो, इसके लिए कि आप अपने अकॉर्डिंग मातृभूमि के लिए बहुत सारी चीजें बता सकते हो। यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि चैप्टर होगा हमारा कौन सा, 14। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।